Hello dear students, welcome to Dakshina E-Classroom, and today we are in the second lecture of your thermochemistry and I hope you all are enjoying। और आज फिर हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। The discussion was on enthalpy calculation and today we are going to see different types of enthalpies. We have different types of enthalpy. Okay, so let's start the discussion and we are going to discuss different types of enthalpies. Different types of enthalpies. Okay, so सबसे पहले बात करने जा रहे हैं enthalpy of fusion। किसकी? Enthalpy of fusion. So first of all we will be discussing about enthalpy of fusion. So बताएंगे लोग कि फ्यूजन क्या होता है। इसको आप डेल्टा एच फ्यूजन से दिखाते। ओके, सो एंथैल्पी फ्यूजन की बात हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लोग बताएं कि एग्जैक्टली फ्यूजन क्या है। प्रोसेस होता है फ्यूजन, कौन सा प्रोसेस है? सो फ्यूजन प्रोसेस में आपका सॉलिड किसमें बदलता है? सॉलिड बदल जाता है लिक्विड में। ठीक है, सो फ्यूजन प्रोसेस में सॉलिड लिक्विड में बदलता है। तो उसमें क्या होगा? हीट लिया जाएगा या हीट दिया जाएगा? प्रोसेस में हीट लिया जाएगा या हीट दिया जाएगा? सिंपल सी बात है। सॉलिड में क्या है? मॉलिक्यूल काफी नजदीक हैं और मॉलिक्यूल काफी दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? आपको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी प्रोसेस में देनी पड़ेगी। राइट, सिंपल सी ना। बर्फ को पिघलाना होता है तो क्या करते हो? बर्फ को पिघलाना तो आप क्या करते हो? हीट देते हो, बर्फ पिघल जाता है। ठीक है, सिमिलरली आपने देखा होगा जब आप जो लोहे के काम करने वाले के पास जाते हो तो वो क्या करता है? हीट देता है। तो हीट देता है तो क्या होता है? जो लोहा है, लोहा क्या होता है? लोहे पे चोट किया जाए तो उसको डिफरेंट शेप में चेंज किया जा सकता है। अगर आप उस हीट को, एनर्जी को और बढ़ा दो तो वो क्या है? लिक्विड आयरन में बदल सकता है। यानी कि आप हीट प्रोसेस में हीट दे रहे हो, वो क्या बदल रहा है? वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो क्या है आपका जो फ्यूजन प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। ओके, सो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो किसी को भी एंथैल्पी बोल सकते हैं? जी नहीं। जब 1 मोल ऑफ सॉलिड लिक्विड में क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मेल्ट कर रहा है। फ्यूजन से मतलब मेल्टिंग। जब 1 मोल सॉलिड क्या हो रहा है? फ्यूजन प्रोसेस के अंतर्गत क्या हो रहा है? लिक्विड में बदल जा, लिक्विड स्टेट में जा रहा है। लिक्विड स्टेट में जा रहा है 1 मोल सॉलिड जब कंप्लीटली चला जा रहा है किसमें? लिक्विड स्टेट में। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है या हीट है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। अमाउंट ट्रांसफर दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो इसको आप सब लोग लिखो कि द एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस, द एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस where 1 mole of solid substance, 1 mole of solid substance is completely converted into 1 mole of liquid at its melting point. Very important, at its melting point is called enthalpy of fusion। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है? आपको समझिए इसको कि आपका एक मोल सॉलिड है, वो क्या किया आपने? 1 मोल सॉलिड में आपने क्या कुछ हीट दिया, कुछ हीट ट्रांसफर हुआ और ये सारा का सारा दिस कंप्लीटली कन्वर्ट किस में हो गया? ये सॉलिड कन्वर्ट हो गया आपका लिक्विड में। सिंपल है, जरूरी नहीं कि 1 मोल लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली अगर हम 1 मोल सॉलिड की बात कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहा है तो दैट्स 1 मोल। एनर्जी और मास कंजर्व होना चाहिए भैया, तो सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में बदल गया। सो जब 1 मोल सॉलिड लिक्विड में बदल जा रहा है तो जितना एंथैल्पी चेंज हुआ डेल्टा एच, दैट इज द एंथैल्पी चेंज हुआ, तो इस एंथैल्पी चेंज को आप बोलते हो, सिंस द प्रोसेस इज फ्यूजन, सो आप बोलते हो दिस एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये कब हो रहा है? एट मेल्टिंग पॉइंट। कब हो रहा है ये? एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, ओके, वेरी सिंपल। तो ये हो गया आपका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से एक दूसरा इंथैल्पी की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन।
एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसको जैसे नोट करते हैं। ओके, अब एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की बात करते हैं। तो वेपोराइजेशन का क्या मतलब है कि ऑलरेडी आपके पास वेपोराइजेशन मींस लिक्विड से गैसियस फेज में बदलना। कोई लिक्विड फेज से गैसियस फेज में बदलना, दैट इज का क्या वेपोराइजेशन, वेपर फॉर्म में बदलना, दैट इज वेपोराइजेशन। सो जब आपका लिक्विड वेपर फॉर्म में बदल रहा होगा, जब आपका लिक्विड वेपर फॉर्म में बदल रहा होगा, तो उस 1 मोल ऑफ लिक्विड में जो एंथैल्पी चेंज आती है, 1 मोल ऑफ लिक्विड में जो एंथैल्पी चेंज आती है, किसके लिए? वेपर में बदलने के लिए, गैसियस स्टेट में बदलने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। चिंता मत कीजिए, ये सारी चीजें क्या है अभी आप समझिए इसको, इन सब का हम यूज करेंगे। जब हम इसको प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। हाँ, ओके। सो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है कि जब आपका लिक्विड, सिंपल सी बात है, वेपोराइजेशन प्रोसेस क्या है ये समझ में आ गया। तो वेपोराइजेशन प्रोसेस है, लिक्विड जो है ये बदलता है कि इसमें सॉलिड में बदल जाता है, सॉरी लिक्विड आपका गैस में बदल जाता है, ठीक है। तो आपका क्या है, जब 1 मोल ऑफ लिक्विड, 1 मोल ऑफ लिक्विड, जब 1 मोल लिक्विड क्या है कंप्लीटली इसके गैसियस फेज में चला जाता है, सो जो एंथैल्पी चेंज होती है, जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे आप बोलते हो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसको लिखेंगे कि द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस, द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस when 1 mole of liquid substance, when 1 mole of liquid substance is completely converted into its vapor, converted into its vapor at its boiling point, at its boiling point is called enthalpy of vaporization, is called enthalpy of vaporization. सो क्या है ये जो लिक्विड है ये किसमें बदल गया है, अपने गैसेस फॉर्म में, एट मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए वाटर की बात करते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, लेट्स टॉक अबाउट, जिसको आप एंथैल्पी ऑफ, इसे डिनोट करते हो कैसे, डेल्टा एच इज फॉर एंथैल्पी चेंज एंड दिस वेपर denotes enthalpy of vaporization. So delta H for water क्या हो जाएगा बताइए, -30 किलो जूल। आई एम टॉकिंग, लेट्स टेक -30 किलो जूल एट 100 डिग्री C, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। तो हमने 2 बातें जानी, किसकी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तीसरा प्रोसेस है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या बताएंगे सब्लिमेशन एक्जेक्टली प्रोसेस क्या है, इसको आप डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच से एसयूवी से डिनोट करते हो। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली सब्लिमेशन है, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन। तो जब सॉलिड से डायरेक्टली वो गैसेस स्टेट में चला जाएगा, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, सब्लिमेशन बोलते हो, ठीक है। जब क्या है आपका सब्सटेंस सॉलिड फेज से सीधा गैसियस फेज में चला जाए, बाईपास कर दे आपके लिक्विड फेज को, उस प्रोसेस को बोलते हैं आप क्या, सब्लिमेशन, ठीक है। ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं, आप बोलते हैं घर में कपूर है, नेप्थिलीन, नेप्थिलीन क्या है, नेप्थिलीन आपका सीधे इसमें चला जाता है, सीधे सॉलिड से गैसियस फेज में, आपका कपूर जो है सीधे सॉलिड से गैसियस फेज में चला जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो है वो अपने सॉलिड फेज से सीधे गैसेस फेज में चले जाते हैं। तो क्या है, इनके लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है ये क्या है, ये अपने सॉलिड फेज से सीधा किस में चले जाएंगे, गैसियस फेज में चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड फेज से गैसियस फेज में चले जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और जो एंथैल्पी चेंज होती है इस प्रोसेस में,
अगर आपने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया है, 1 मोल ऑफ सॉलिड लिया है, तो जो इंथैल्पी चेंज होगी, ठीक है, जो एनर्जी ट्रांसफर होगी फॉर 1 मोल, क्या होगा, उसको आप बोलोगे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। चलिए लिखेंगे, इसको भी लिख लेंगे साथ ही साथ कि इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल ऑफ सॉलिड is directly converted into its vapor at a given temperature below its melting point, जैसे मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाएगा वो तो लिक्विड बदल जाएगा, इसलिए बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप बोलते हो सब्लिमेशन। और क्या है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग। ठीक, ओके। अब इसकी बात कर लिया हमने किसकी बात की है, एंथैल्पी फ्यूजन की बात की है हमने। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। सारे में 1 मोल की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि जब हमने एंथैल्पी की बात की थी तो मैं बताया था कि क्या होता है, पर मोल की बात करता है। ठीक है, वो हमेशा पर मोल की बात करता है, तो इसलिए हमेशा हमने हर जगह 1 मोल सारे सब्सटेंस को 1 मोल ही लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या है, डेल्टा एच। तो एंथैल्पी ट्रांजिशन कहां पे आता है, सेम एलोट्रोप्स, जहां पे आप एलोट्रोप्स आते हैं वहां पे आप ट्रांजिशन की बात करते हो। जैसे आपके पास एलोट्रोप्स क्या है, ग्रेफाइट है और क्या है, डायमंड। आपके पास फास्फोरस के एलोट्रोप्स हैं, आपके पास सल्फर के एलोट्रोप्स हैं। ठीक, तो जब क्या है, एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में बदलता है तो जो एंथैल्पी चेंज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। अगेन, जब वो एक आपके एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में बदलता है, सो व्हाट यू कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। जैसे ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट में क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेफाइट क्या है, आपको यहाँ पे नॉर्मल मिल जाएगा, पर जब आप बात करते हो डायमंड को, तो डायमंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे मिलता है। तो क्या है कि आपको बहुत ही एनर्जी देनी पड़ेगी किसको बदलने के लिए, ग्रेफाइट को डायमंड में बदलने के लिए। ठीक है, तो क्या है, सिंपल से एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में बदलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लेनी या देनी पड़ेगी। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, जो एंथैल्पी चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो क्या हो रहा है, एलोट्रोप 1 फॉर्म से वो किसमें बदल रहा है, एलोट्रोप 2nd फॉर्म। ठीक है, अगेन ये 1 मोल की बात कर रहे हैं हम। अगर हम 1 मोल की बात करें तभी बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की बात करेंगे। जैसे आप क्या बोलते हो, एलोट्रोप 1 लेट्स से ग्रेफाइट से किसमें बदल रहा है, वो बदल रहा है डायमंड। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, इसका क्या होगा, ट्रांजिशन हो जाएगा, इसकी कुछ वैल्यू आ जाए। ठीक, तो क्या है, इसमें हमने मुख्य रूप से 4 प्रकार की एंथैल्पीज देखी। इसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात हम करते हैं। सबसे पहले तो इन सबको आप नोट कीजिए, इसके बाद जो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करते हैं। ओके, इनको नोट कर लिया सारे लोगों ने। ओके, चलिए इसे हटाया जाए। ओके, सारे लोग हेडिंग डालेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन प्रोसेस के बारे में तो आपने बच्चों में पढ़ रखा है। बच्चे, जब आप लोग बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे 9th-10th क्लास में, तो कंबशन का नाम तो सुना ही था। कंबशन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, बर्निंग होता है, ऐसा सुना है, बर्निंग वर्ड आती है, बर्निंग होता है।
ठीक है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। ये सारी बातें तो आप जानते ही हो। किसमें? जब आप काफ़ी छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, जब आप 9th क्लास में पढ़ते थे, तो ये सब बातें आपने जाना था। कंबशन होता है, खाना बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? गैस का कंबशन होता है। लकड़ी में लकड़ी का कंबशन होता है, कार्बन है इसलिए कंबशन होता है, ऐसा बोलते हैं। CO2 रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है, ऐसा बोलते हैं, बोलते हैं ना। ओके, सो कंबशन प्रोसेस क्या है इसको समझिए पहले। कंबशन प्रोसेस आप ही लोग बताएंगे। हम लोग जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? इंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात कर रहे हैं। ओके, डिनोट करेंगे। ठीक, इसमें थोड़ा सा आराम से बात करते हैं इसकी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसको आप चाहो तो लाल कलर से आप इसको स्टार डाल दो, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करते हैं। सबसे पहले बताइए कंबशन क्या है। एक वर्ड आता है बर्निंग, ठीक है, तो क्या बर्निंग और कंबशन में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस तो है, ठीक है। सो बर्निंग क्या है? कुछ भी बर्निंग, किसी भी चीज़ को आप बर्निंग बोल सकते हो, पर जब आप स्पेसिफिकली किसी हाइड्रोकार्बन की बात करते हो, सो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड कंबशन। बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड कंबशन। जैसे आपके पास एलपीजी है, एलपीजी में क्या होता है बताइए? एलपीजी में होता क्या क्या है? क्या क्या होता है? ब्यूटेन होता है, ठीक है, ब्यूटेन होता है, मुख्य रूप से उसमें ब्यूटेन होता है। सो ब्यूटेन इज नथिंग बट योर हाइड्रोकार्बन। आप लगाते हो, आप क्या बोलते हो, आप उसको क्या करते हैं? माचिस से उसको जलाते हो। अब बोलोगे सर जी ये क्या है, हाइड्रोकार्बन क्यों खुली आग? ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे गैस है, क्यों नहीं आग लग गया? तो आप लोगों ने समथिंग कॉल इग्निशन टेम्परेचर की बात करी होगी बच्चों, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने इग्निशन टेम्परेचर की बात की थी। तो क्या है ना कि रिएक्शन को शुरू करने के लिए क्या है कि कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। दैट इज व्हाट इग्निशन टेम्परेचर से आप देने का प्रयास करते हो। क्या करते हो? आप गैस को पहले इग्निशन टेम्परेचर देते हो, जिससे क्या होता है? उससे सफिशियंट एनर्जी मिलती है, एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है, रिएक्शन शुरू होता है, कंबशन रिएक्शन शुरू हो जाता है। जब एक बार कंबशन रिएक्शन शुरू हो गया तो वो क्या है? वो चलता है। एक बार जब रिएक्शन प्रोसेस में आ गया तो रिएक्शन चलना शुरू कर। तो आपको क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, वो जो माचिस से या लाइटर से आप क्या करते हो? लकड़ी को, या समझ लीजिए आप जो गैस है या आप मीथेन है, आप उसमें बायोगैस की बात करते हैं, तो आप एग्जैक्टली हम क्या इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, फिर प्रोसेस शुरू होता है। चलिए, तो क्या है कि क्या है आपका कंबशन प्रोसेस? क्या है? हाइड्रोकार्बन का बर्न होना इज कॉल्ड आपका कंबशन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, इज कॉल्ड कंबशन है। तो मुख्य रूप से आपके पास क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन होंगे। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या होगा? बर्न होगा। बर्न किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न होगा और क्या देगा? CO2 देगा और H2O देगा। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। तो हीट ऑफ कंबशन क्या है? हीट ऑफ कंबशन है, सिंपल सी बात, ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? क्या दिखाया? आप आग लगाते हो, गैस जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज, तभी तो खाना पकाते हो, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो क्या है? ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तभी तो आप आराम से उस एनर्जी का यूज करते हो खाना पकाने में, या क्या है? खुद को गर्म करने में, ठीक है। ओके, तो ये जो हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग CO2 प्लस H2, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा, इस पूरे रिएक्शन का जो अगर इंथैल्पी की बात करो, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो आप बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ओके, चलो, तो जब ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस का इंथैल्पी की बात करते हैं, तो क्या ये यहाँ पे 1 मोल लेंगे कि नहीं लेंगे? आप बताओ। अब अगर से क्वेश्चन सब मुझसे ही पूछ रहे हो, हाँ भैया आपसे ही पूछना है, क्योंकि आप ही को एग्जाम में लिखना है तो आपसे ना पूछूं, ठीक है। यहाँ भी हमको 1 मोल लेना पड़ेगा,
यहाँ भी हमेशा आपको याद है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है, कौन किसका किसका साइन होता है, किसमें प्रोडक्ट, अगर एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज़्यादा होगा या रिएक्टेंट का एंथैल्पी ज़्यादा होगा, जो हमने लास्ट जो लेक्चर में कवर किया है उसको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ओके। चलिए, जब इसकी बातें कर रहे हैं, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, आपका हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये बर्न हो रहा है और CO2 H2O रिलीज कर रहा है, साथ ही साथ कुछ एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो क्या है, नेगेटिव होगा। क्लियर, ओके। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में बात करते लिखेंगे। इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, व्हेन वन मोल ऑफ फ्यूल, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको फ्यूल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप फ्यूल बोल सकते हो। When 1 mole of fuel is completely, please understand, is completely burnt in the presence of oxygen, burnt in presence of oxygen, the enthalpy change is called enthalpy of combustion. The enthalpy change is called enthalpy of combustion. ठीक, अब समझिए, आपके पास एलपीजी में और क्या होता है, उस वाले सिलेंडर में और क्या, ऑक्टेन भी होता है शायद। तो ऑक्टेन का मतलब है, ऑक्टेन मैं लिख देता हूं, ऑक्टेन का मतलब क्या होगा, C8 अल्कीन, मतलब क्या, CnH2n+2, सो मैं लिखूंगा H2n+2 C8, 8 × 2 16 + 2 18, सो दिस इज ऑक्टेन। सिंपल रिएक्शन कराने जा रहे हैं इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो O2 मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बनेगा आपका CO2 बनेगा, CO2 + H2। ओके, डन। लेट अस बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लेट अस बैलेंस रिएक्शन, 8 कार्बन, तो यहाँ पे 8 कार्बन होने चाहिए, तो लिख दिया मैंने 8। यहाँ पे 18 हाइड्रोजन है, सो वी हैव टू हैव 18 हाइड्रोजन हियर, so 9 × 2 18 hydrogen. Let's calculate number of oxygen. Oxygen balance होना चाहिए, so 8 × 2 16 oxygen plus 9, so 25, and that's why 25 divided by 2, so reaction is balanced now. क्लियर है, तो अब क्या है बताइए, 1 मोल, इस 1 मोल ऑफ ऑक्टेन, 1 मोल ऑफ ऑक्टेन जब कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जो हीट जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड डेल्टा HC, और क्या बोलोगे उसको, इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलोगे। क्या है, आपका ये जो ऑक्टेन है जो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तभी जाके आप बोलोगे कि जो हीट आपका जो इंथैल्पी चेंज हुआ इस प्रोसेस में इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, अब क्या है, यहां से आप धीरे धीरे देखिए, अब क्या है, यहां से आप रिएक्शंस देखने के बाद आपको यहां से क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बनने शुरू हो जाते हैं। यहां से कैसे, देखिए क्या है, अगर आपको दे दिया मान लीजिए इस प्रोसेस का डेल्टा HC इज इक्वल टू माइनस, लेट्स टॉक अबाउट सम 20 किलोजूल पर मोल, अगेन रिमेंबर किलोजूल पर मोल। क्यों, क्योंकि 1 मोल की बात कर रहे हैं, हमेशा हम 1 मोल की बात करते हैं, पता होना चाहिए आपको, हमेशा 1 मोल की बात करते हैं, तभी इंथैल्पी की बात कर रहे हैं। सो डेल्टा HC इज गिवन -20 किलोजूल पर मोल। एंड क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट इन क्वेश्चन, वी हैव 13 मोल ऑफ ऑक्टेन, फाइंड आउट heat of reaction. Okay, so what is heat of reaction? Delta HR. Okay, ये क्या होता है, इस 13 मोल के अनुसार अगर हम 13 मोल ऑफ ऑक्टेन यहाँ पे 13 लिखें तो पूरे रिएक्शन को 13 से बैलेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मोल इतने के साथ रिएक्शन कर रहा है और इतना प्रोडक्ट बना रहा है, तो 13 मोल मल्टीप्लाई एवरीवेयर 13। So delta HC always defined for 1 mole, पर डेल्टा HR क्या होता है, पूरे रिएक्शन की बात करता है, जितनी चीजें थी सबकी सब खत्म हुई कि नहीं हुई वो तो प्रॉब्लम में बताया जाएगा, पर वो ओवरऑल रिएक्शन की बात करता है, आपने कितना आपने लिया, आपके रिएक्टेंट्स कितने थे, कितने रिएक्शन किए,
वो ये बात नहीं करता, 1 मोल की बात नहीं करता। रिएक्शन क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन किसकी बात करता है, पूरे मोल की। ठीक है, तो अगर आपको डेल्टा एच आर की बात किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, -20 × 30, दैट्स ऑल। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। तो ये दिस इज किलो जूल, नॉट किलो जूल पर। तो ये जो बेसिक चीज है इसकी थोड़ा सा बातें करेंगे। ओके, एक प्रॉब्लम लिखेंगे सब लोग। द स्टैंडर्ड, इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले इस चीज से पहले अब देखिए क्या है, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो हम करेंगे ही, प्रॉब्लम से पहले एक चीज यहां पे देखिए। मान लीजिए इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो आपका हीट जनरेट हुआ, आप उसको क्या बोल रहे हो, हीट ऑफ कंबशन बोल रहे हो। क्लियर? ओके, इस प्रोसेस में जो हीट जनरेट हुआ, आप क्या बोल सकते हो, सिंस अगर इसकी बात नहीं थी, रिएक्शन ने बोला 1 ही मोल की बात की थी, तो 1 मोल की बात की, तो डेल्टा एच सी इज हीट ऑफ कंबशन एंड दैट इज डेल्टा आर एच। 1 मोल की बात की तो ओके। और डेल्टा आर एच क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्या, लिखने का तरीका बताएंगे। 8, ये जो नॉर्मल प्रोसीजर है आप लोग को समझ में आना चाहिए। 8 इंटू डेल्टा एच एफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्लियर? 9 मल्टीप्लाई विथ डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, H2O, माइनस प्रोडक्ट हो गया रिएक्टेंट, क्या होगा बताइए, 25/2। सो 25/2 इंटू डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस क्या है, 1 मोल है, 1 मोल ऑफ क्या, ऑक्टेन, सो 1 इंटू डेल्टा HF ऑफ C8H8। ओके, सो क्या है, ये तो जनरली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट, याद होगी। तो आप ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। या अगर आपको ये दोनों गिवन है और आपको अभी अभी पता है हीट ऑफ कंबशन गिवन है, तो आप क्या पता कर सकते हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेन पता कर सकते हो। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से क्या है, कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये चीजें बता दी, क्योंकि अगला जो प्रॉब्लम है कुछ न कुछ इस पे इसका लिंक है। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस, देखिए standard heat of formation of CH4 gas, H2O gas, CO2 gas are methane gas, water gas, CO2 gas are -25.5, -57.8, -94.1 kilocalorie per mole respectively. किलो कैलोरी पर, प्लीज अंडरस्टैंड, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कभी किलो जूल देगा, कभी किलो कैलोरी, कभी दोनों दे देगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एट 298 केल्विन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एट 298 केल्विन। सो क्या है हमारे पास, आपके पास है डेल्टा HF ऑफ क्या है, CO2 गिवन है, दिस इज गिवन एज -94.1 किलो कैलोरी पर मोल। सिमिलरली डेल्टा HF फॉर, सॉरी दिस इज स्टैंडर्ड हीट ना, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज स्टैंडर्ड हीट, ठीक है। Delta HF for water gas is 57.8. This is for H2O gas. So 57.8 minus kilocalorie. Then what is given, delta H standard formation of CH4. This is minus 25.5 kilocalorie. Okay, they are asking delta HC, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन क्या मतलब, सिंपल सी बात है, सारी स्टैंडर्ड वैल्यू है तो क्या है आपका हीट ऑफ कंबशन भी स्टैंडर्ड निकलेगा। ओके,
चलिए, इसके लिए हमें क्या है, एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एक CH4 का आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। CH4 गैसेस फॉर्म में O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। रिएक्शन बैलेंस करते हैं, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 + 2 4 है, सो 2 ऑक्सीजन, एवरीथिंग इज बैलेंस नाउ। अब क्या है दिस प्रोसेस, ये क्या है, हमने देखा इसको, इस रिएक्शन को देखा। तो रिएक्शन को देखने के बाद क्या है, क्या ये 1 मोल है? जी हाँ 1 मोल है। क्या CH4 कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है? जी हाँ CH4 कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा दैट इज डेल्टा HC, राइट। क्या होना चाहिए फिर से समझिए, ये 1 मोल होना चाहिए आपका फ्यूल। जी हाँ 1 मोल है। 1 मोल क्या है, कन्वर्ट हो रहा है CO2 + H2O में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसका मतलब कंबशन हो रहा है। यानी कि अगर इस 1 मोल के लिए जो हीट की वैल्यू, जो इंथैल्पी की वैल्यू गिवन होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू पे गिवन, 298 पे गिवन है वैल्यूज, तो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। हाँ एक बार है 298 केल्विन। ओके, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, प्लीज अंडरस्टैंड, इंफॉर्मेशन समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या गिवन है, क्या यूज करना है। इस रिएक्शन को देखने के बाद, इस रिएक्शन को देखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, अब ये सारी चीजें भूल जाइए, अब हम इस रिएक्शन पे फोकस करते हैं। इस रिएक्शन के लिए क्या हम ये लिख सकते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल नॉर्मल प्रोसीजर। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, क्या बताइए, standard enthalpy change of formation of product CO2, so 1 mole CO2 तो मैंने 1 ही रहने दिया, प्लस 2 into standard heat of enthalpy of formation of H2O product over reactant, 2 into standard heat of formation of O2 जो कि 0 होने वाला है, एंड 1 into standard HF is of CH4. Clear? Okay. So let's put the values here. This delta HCO2 क्या होगा, given है -94.1. प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे सब किलो कैलोरी है, सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। Then 2 into -57.8 माइनस क्या है 2, ये तो गया, ये आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। देन वे CH4 यहाँ पे है, सो दिस इज -5.5. Okay, so do the calculation, get the answer. You will give me, this is minus here, this will become plus, so you will get some minus some values in kilocalorie. ठीक है, माइनस किलो कैलोरी आपका आएगा, ठीक है। और सबके सब पर मोल ही आएगा ना, दिस विल, ये आपका क्या आएगा, पर मोल आएगा, क्या पर मोल आएगा, 1 मिनट देखते हैं। ओके, सो नहीं ध्यान, ये तो ध्यान रखना है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो आएगा आपका किलो कैलोरी में आएगा, किलो कैलोरी में आएगा। जी, ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल रहा था, फिर से बता दूं, अभी आपने डेल्टा एचआर यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया, क्लियर, आपने क्या किया है, हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया है। अब जब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी तो अब क्या करोगे, आप जाओगे रिएक्शन के पास ये देखने के लिए कि ये आपका कितना मोल था। जब ये 1 मोल था तो ये आपका आया है हीट ऑफ रिएक्शन, और ये प्रोसेस हो रहा है कंबसन। कंबसन 1 मोल के लिए जो एनर्जी होती है, जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी कि ये आपका निकल के आया है इंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड दैट इज पर मोल। अगर यहाँ पे मान लीजिए क्या होता, 2 होता तो क्या होता, दिस हीट ऑफ रिएक्शन इज नॉट हीट ऑफ कंबशन, क्या होता, दैट डेल्टा HC इज इक्वल टू क्या होता, डेल्टा HR/2 होता, ठीक है। क्योंकि आपने ये जो हीट निकाला है, ये जो जनरेटेड हीट निकाला है वो 2 मोल के लिए निकाला है, तो आपको 1 मोल के लिए चाहिए। हीट ऑफ कंबशन इज फॉर 1 मोल ऑफ फ्यूल, तो आपको 1 मोल ऑफ फ्यूल के लिए निकालना है। चलिए इसके आगे कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं तो चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी, इनको पहले तो आप नोट कीजिए।
आज तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, नैप्थलीन की। कितने लोगों ने नैप्थलीन के बारे में सुना है? प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है? नैप्थलीन पे बेस्ड। तो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर सबको पता है। सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, ताकि आपको ऑर्गेनिक को पढ़ने में आनंद आए। ठीक है, ओके। सो ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए जो है थोड़ा सा नॉलेज रख लीजिए, खासकर थर्मोडायनेमिक्स का जो बड़ा मजा आता है। डिग्री ऑफ क्या है, अनसैचुरेशन, फिर क्या है आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पता करते हैं और उसमें कितनी एनर्जी लगती है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं बताता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम लिखेंगे। हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड नैप्थलीन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड नैप्थलीन। सॉलिड नैप्थलीन की बात कर रहे हैं। नैप्थलीन का क्या होगा, फॉर्मूला बताएंगे। नैप्थलीन का फॉर्मूला बताइए। C10H8। नहीं पता हो तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ओके, so this is your naphthalene. Okay, so how many carbon? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। Okay, so this is your naphthalene. Okay, so heat of combustion of solid naphthalene is 120 minus 123.25 kilocalorie, minus 123.25 kilocalorie per mole. If the enthalpies of formation of CO2 and H2O are, if the enthalpies of formation of CO2 and H2O are minus 97.4, minus 97.4 and minus 68 kilocalorie per mole respectively, calculate enthalpy of formation of solid naphthalene. Enthalpy of formation of solid naphthalene. Okay, solid naphthalene. So here water is in liquid form, and already enthalpy is always also given in liquid. So enthalpy formation of CO2 gas and H2O liquid is given. So let's write the reaction. Reaction लिखते हैं। C10H8, this is in solid form. It will react with oxygen, and what you are getting, you will be getting 10, so 10 CO2 plus 8, so 4 H2O. This is liquid form, this is solid form. So total number of oxygen is 20 plus 4, 24 divided by 2, so 12. This is gas. Okay. सो अब आपका काम है, आपके लिए मैं 30 सेकंड्स देता हूँ। अब वीडियो पॉज कीजिए, इसको रोक के देखिए कैसे इसको सॉल्व करोगे। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है डेल्टा HF ऑफ CO2 गिवन है एंड डेल्टा HF H2O गिवन है, और आई थिंक डेल्टा HC गिवन है। क्या क्या गिवन है, डेल्टा एच एस minus 123.25, minus 123.25 kilocalorie. Then this is minus 97.4 and minus 68. This is minus 68 minus 97.4 minus 7.4 kilocalorie per mole. Kilocalorie. Okay, so please solve it. Sorry, this is kilocalorie. Really sorry, this is kilocalorie. This is heat of combustion. Please understand, kilocalorie given है। अब क्वेश्चन को मैं फिर से बताऊं, थोड़ा सा सारे लोग फिर से वो कीजिए। हीट ऑफ कंबशन ऑफ नैप्थलीन गिवन है
वर्ड को ध्यान से समझिए। दिस इज हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ नेफ्थलीन गिवन है दैट इज -123.25 किलो कैलोरी हीट ऑफ कंबस्शन गिवन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है छुपा हुआ, या फिर क्यों किलो कैलोरी है, क्यों किलो कैलोरी पर मोल नहीं गिवन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। this is heat of combustion, huh? This is heat of combustion given. Okay, heat of combustion given. यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हीट ऑफ कंबशन देने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ओके चलिए, क्या है, आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे सर जी ये सिंपल है। यहाँ पे अगर हम लगा दे डेल्टा एच सी की बात करें, दैट इज क्या हो जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन ही हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज इंथैल्पी, दिस इज इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, दिस इज इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। सो प्रोडक्ट क्या है, 10 इंटू डेल्टा एच एफ ऑफ CO2 प्लस 4 इंटू डेल्टा एच एफ ऑफ H2O माइनस क्या है, 12 को 0 लिखते हैं, माइनस इसको लिखना है डेल्टा एच एफ ऑफ C8H C10H8, करेक्ट, C10H8 सॉलिड, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच सी। अब क्या है, इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं, जी नहीं रख सकते हैं। डेल्टा एच सी क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन, सॉरी डेल्टा एच सी क्या है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन का क्या डेफिनेशन था कि द हीट चेंज और इंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल, ये क्या है, सिंपल इंथैल्पी गिवन है। ये हमें, ये क्या है, ये सिंपल इंथैल्पी गिवन है। हमें क्या करना है, 1 मोल के लिए निकालना है, जिसको क्या करना पड़ेगा, इंथैल्पी को, इसको किससे बदलना पड़ेगा आपको, जिसके CAL को क्या है, किसमें बदलना है, के CAL पर मोल में बदलना है। क्या करना चाह रहे हो आप, मोल में बदलने के लिए क्या करते हो, मोलर मास से डिवाइड कर देते हो, सिंपल है ना। फ्यूल के मोलर मास से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा। नहीं समझे, फ्यूल के मोलर मास से डिवाइड कर दो, फ्यूल के मोलर मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपका फ्यूल है, ये आपकी एनर्जी गिवन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डेल्टा एच सी बनाइए, एंड डेल्टा ऐसे -123.25। सो व्हाट इज द मोलर मास इज 120 प्लस 8, so 128, so 128 से डिवाइड कीजिए। दिस इज नाउ KCl पर मोल, करेक्ट। सो दिस इज 123.25 डिवाइडेड बाय 128 माइनस में ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू पता करना है। तो आपके पास क्या है, आपके पास है एक ही वेरिएबल, तो इन सबको उठा के इधर लेके जाइए और आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, डेल्टा एच एफ आप कैलकुलेट कर लोगे C10H8 का, ठीक है। इस छोटे से ट्रिक को समझना था, उसके बाद ही जो है आप ये प्रॉब्लम बना सकते थे, ठीक है। इसके बाद आप अगला लिखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, बड़ी छोटा सा वो है कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी बात करें हम, कैलोरीफिक वैल्यू की बात करने जा रहे हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, इसे टर्म तो आपने सुना ही है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ये क्या है ना, ये आपके फ्यूल, जैसे फ्यूल की बात कर ही रहे हैं तो लगे हाथ तो फ्यूल के क्या क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। आप डीजल यूज करते हो, पेट्रोल यूज करते हो, नहीं तो क्वालिटी होती है ना कि किसकी क्वालिटी खराब दे दिया या अच्छा दे दिया, क्यों, किस आधार पे आप बोलते हो। कैलोरीफिक वैल्यू बताता है कि आपका जो फ्यूल है इसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, खराब है, कुछ नंबर से बता सकते हैं। दिस इज कैलोरीफिक वैल्यू, ये बताता है। सो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, सिंपल एनर्जी निकलती है, उसका माप, मेजर, क्या मेजर, जब आपका 1 ग्राम ऑफ फ्यूल जलता है तो जितनी एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। सो आप इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय
amount of heat liberated by complete combustion of 1 gram of fuel. Complete combustion of 1 gram of fuel. Complete combustion, the amount of heat liberated by complete combustion of 1 gram of fuel. 1 gram of fuel. ठीक है, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल. ओके, चलो अब क्या है कैलोरीफिक वैल्यू, क्या क्या बता सकती है. मैंने बताया ये बताता है क्वालिटी ऑफ फ्यूल बताता है. ठीक है, ये क्या है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल बताता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पेट्रोल है, आपका डीजल है, तो उसमें कंटेंट क्या है, उस कंटेंट के आधार पर बता सकते हो कि आपका जो डीजल है वो ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगा या पेट्रोल आपका ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगा. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कंटेंट्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन से आपके मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स पाए. ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आप बोलते हो क्या, हाइयर द कैलोरीफिक वैल्यू हाइयर द क्वालिटी. हाइयर the calorific value higher the quality. ठीक है, तो जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी. सिंपल सा प्रॉब्लम, बड़े सिंपल प्रॉब्लम उसको लिखेंगे. द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, ब्यूटेन एंड ऑक्टेन. Butane and octane are minus 30 kilojoule per mole, minus 20 kilojoule per mole, minus 25 kilojoule per mole, and minus 40 kilojoule per mole. Okay, before that, calorific value. This is heat of combustion divided by mass. ठीक है, heat of combustion सिंपल सी बात है ना. एक ये क्या था, कैलोरी, 1 ग्राम फ्यूल की बात है. 1 ग्राम में कितनी एनर्जी निकली. ठीक है, 1 ग्राम में कितनी एनर्जी निकली. तो 1 मोलार मास मतलब क्या है, मोलार मास मतलब क्या है, सम दूसरा ग्राम. सब लेट्स बात करते हैं किसकी, मीथेन की बात करते हैं. 16 ग्राम, 16 ग्राम का मतलब 1 मोल. और 16 ग्राम में कितनी निकली एनर्जी. दिस एनर्जी इज क्या है, दिस एनर्जी क्या है, 1 मोल की एनर्जी है. एंड दिस इज डेल्टा एचसी. सो दिस डेल्टा एचसी, इसे यहाँ पे फॉर्मूला में डिराइव करना सिखा रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. सिर्फ मीथेन की बात करते हैं. 1 ग्राम में जितनी एनर्जी निकली आपने उसको बोल दिया कैलोरीफिक वैल्यू. 16 ग्राम मीथेन की बात करते हैं, तो 16 ग्राम में जो जितनी एनर्जी निकलती है, 1 मोल ऑफ मीथेन इसको 16 ग्राम में. सो 16 ग्राम ऑफ जो मीथेन में जो एनर्जी निकलती है उसको आप क्या बोलते हो, हीट ऑफ कंबशन, सॉरी इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हो. इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हो. तो मैंने इसको बोल दिया, जब 16 ग्राम में निकला तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल दिया. तो जब 16 ग्राम में निकला है इंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो 1 ग्राम में निकलेगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन बटे 16. व्हाट इज दिस 16? दिस इज द मोलार मास ऑफ ईथेन, सॉरी मोलार मास ऑफ मीथेन. तो मीथेन की बात करेंगे तो डेल्टा एचसी बाई 60. किसी और मॉलिक्यूल की बात करेंगे, किसी और हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, किसी और फ्यूल की बात करेंगे. सो द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दैट फ्यूल डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ दैट फ्यूल. ओके, सो हमने जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, प्रॉब्लम क्या क्या था हमारे पास, क्या क्या था, इथेन था, देन इथेन था, देन क्या था, ब्यूटेन था, और क्या था, ऑक्टेन था. मोलार मास बताएंगे क्या, इथेन है, इथेन का मतलब क्या होता है, C2H6, करेक्ट, C2H6. तो कितना हो जाएगा इसका, 24 + 6 30. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इथेन C2H4. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 28. ठीक है, ब्यूटेन है तो क्या हो जाएगा, C4H10. ये कितना हो जाएगा, 48 + 10 58. ठीक है, ऑक्टेन है, C8H कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा, 96 + 18, बताइए कितना हो गया है, 114. तो यहाँ पे लिख देता हूँ 114.
एक बार कैलकुलेशन कीजिए, क्या मैं गलत हूं? ओके, इसके बाद क्या है, वैल्यूज गिवन है -30, दिस इज -30, दिस इज -20, दिस इज माइनस ऑफ 58 एंड दिस इज -40। सो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकाल देंगे, वही बताएगा कि क्वालिटी कैसी है। सो दिस इज -30/30, दिस इज -20/28, दिस इज -50 by, sorry, correct, am I correct? 15, 25, this is 25 na, 25, so -25/58 and this is -40/114। so approximately देखें ये क्या आएगा, ये 1 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, अराउंड 0.8 आ रहा है, ये क्या है, अराउंड 0.4 आएगा, फिर ये क्या है, दिस इज कितना आएगा पता है, ये अराउंड 0.3 आएगा या उससे कम भी आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी 1 सबसे ज्यादा है तो ये सबसे अच्छा फ्यूल हो गया, फिर 1 के बाद इथीन आ रहा है तो इथीन आ गया, इथीन के बाद ब्यूटीन आ रहा है और ब्यूटीन के बाद ऑक्टेन, ब्यूटीन के बाद ऑक्टेन आ रहा है। तो ऑक्टेन जो आपका हाइयर हाइड्रोकार्बन है वो अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता है। मीथेन की बात करेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा फ्यूल। तो क्या है ना, यहाँ पे आपको देख के आइडिया भी लग रहा है कि जो छोटे हाइड्रोकार्बन है उसका वो अच्छे फ्यूल के रूप में उसका यूज किया जा सकता है। सिमिलरली आपका जो डीजल होता है उसको हैवी जो आपके मोटर्स हैं उसके लिए इसका यूज करते हैं। जो आपका बाइक होता है उसमें आप पेट्रोल यूज करते हो। पेट्रोल यूज क्यों करते हैं? क्योंकि पेट्रोल एक अच्छा फ्यूल है कंपेयर टू आपके डीजल। डीजल में हाइयर हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखोगे उनका क्या है कि आपका खासकर ट्रक की बात करते हैं तो ट्रक है बहुत ही ज्यादा धुआं जनरेट करता है, नहीं देखा, स्मोक बहुत ज्यादा जनरेट करता है। तो बहुत सारे कारण हैं इसके, डिफरेंट कारणों का। मोटर की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं होती कंपेयर टू इन लोगों की। ठीक है, तो वो सारी बातें बात की चीज है। अगर आप गलती से इंजीनियरिंग कर लेते हो और गलती से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली तो आपको इन सब चीजों के बारे में जानने का मौका मिलता। ठीक है, फिर भी अगर आप बायो में जा रहे हो तो बायोफ्यूल्स के बारे में आप जानोगे तो ये चीजें आपके सामने फिर से आएंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने की किसकी, कैलोरीफिक वैल्यू की, हीट ऑफ कंबशन की, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज की बात हमने आज की क्लास में की है। ठीक है, बाकी की बातें हम कहाँ करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।